नमस्ते, मैं जयप्रकाश हूँ। सबसे पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर बुक मार्क का आभारी हूँ। आभारी इसलिए कि अभी जब मैं बैठा था तो यहाँ जयपुर बुक मार्क की इस पोस्टर पे 2026 में सिर्फ 2 हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी सारे शब्द रोमन में लिखे हैं और अंग्रेज़ी में हैं। तो अंग्रेज़ी की किताबों की यह दुनिया और प्रकाशन की दुनिया में हिंदी को स्थान देने के लिए और भारतीय भाषाओं को जगह देने के लिए और इस परिचर्चा को कराने के लिए कि हिंदी साहित्यिक पॉडकास्ट किस तरह से साहित्य के खोजदीप के रूप में स्थापित हो रहे हैं। ये शब्द जब मनीषा जी ने खोजदीप शब्द कहा था तो सामान्य तौर पर यह प्रयुक्त नहीं होता है, और आकाशदीप हमने सुना है, खोजदीप पहली बार सुना। आप समझ सकते हैं कि इस विषय के चयन के पीछे क्या दृष्टिकोण, क्या दृष्टि और क्या दूरदर्शिता रही होगी इसके आयोजकों की। तो सबसे पहले मैं इस परिचर्चा के लिए आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। मनीषा चौधरी जी यहाँ हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी मित्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि ऐसे विषयों पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। हमारे बीच जो हमारे 3 सहयोगी पैनलिस्ट हैं, ये तीनों मेरे बड़े प्रिय इस लिहाज से हैं कि इनका काम मैं पहले से जानता रहा हूँ। अंजुम ने लगातार जिस तरह से काम किया नई धारा के माध्यम से, और माइनस जो है जिस तरह से ना क्या तो इन तीनों के कामों में पॉडकास्ट की चर्चा करना विषय अपने आप में पर्याप्त है। मैं अगर सवाल ना भी पूछूं तो भी चलेगा, लेकिन कुछ बातें, कुछ तथ्य की चर्चा मैं करूंगा। सामान्य तौर पर प्रकाशकों के दिमाग में भले ही ना हो, लेकिन भारत का जो सामान्य पाठक है, चाहे वह हिंदी का हो या अंग्रेज़ी का, उसे लगता है कि किताबें नहीं बिकती हैं। और हिंदी में जो लेखक है उसको इस बात की बड़ी शिकायत होती है कि उसको पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं मिलती है, इसलिए शायद किताबें ना बिकती हों। लेकिन जो तथ्य हैं वह इसके विपरीत आचरण करते दिखाई देते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि और हर वर्ष नए प्रकाशकों की जिस तरह से बढ़ती संख्या है, तादाद है, वो बताती है कि पुस्तक व्यवसाय न केवल शिक्षा, ज्ञान, मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, बल्कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसकी अपनी भूमिका है। यह भूमिका नए माध्यम से और भी दिनों दिन मजबूत हो रही है, और पॉडकास्ट हो या यूट्यूब चैनल हो या OTT हो, इन पर किताबों की चर्चा किस रूप में व्यवसाय के तौर पर, प्रचार प्रसार के तौर पर इस माध्यम को, इस व्यवसाय को, पुस्तक व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है, लेखकों को लोकप्रिय कर रही है, यहाँ तक कि आलोचकों को नई पहचान मिल रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बिना किसी प्रश्न के सबसे पहले हम उस विषय पर आते हैं जो हिंदी लिटरेरी पॉडकास्ट साहित्य के नए खोजदीप है। इस विषय से आप क्या समझते हैं? मैं इस आर्डर में शुरू करूंगा। पहले चूँकि अंजुम से शुरू करें, अंजुम की हिंदी से। आप अंग्रेजी भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उनका पॉडकास्ट जो है वो स्पेसिफिकली नहीं, अंजुम का पॉडकास्ट, अंजुम ने दरअसल जो हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार हैं, 100 गिने चुने जिन्होंने, जो अंजुम ने खुद चयनित किया था, तो वो साहित्य को बढ़ावा दे रहे थे। किताबों को उस रूप में उनके माध्यम से बढ़ावा मिला। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि आपका जो काम है वो सीधे सीधे पुस्तकों से संबंधित है। मेरा इनफैक्ट जो काम है वो कल्चर पे ज़्यादा है। तो अब कल्चर के बहुत सारे अंग हैं, मतलब इंटरनेट कल्चर भी उसी का पार्ट है, लिटरेचर भी उसी का पार्ट है, सिनेमा भी उसी का पार्ट है।
तो ना सिर्फ पॉडकास्ट से बल्कि सबस्टैक्स के थ्रू या फिर अलग अलग मीडियम के थ्रू मैं कल्चर को डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके अंदर पुस्तक और लिटरेचर और इनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसको शेप अप करने के लिए। तो मेरे पॉडकास्ट में ऐसे कुछ स्पेसिफिकली हिंदी लिटरेरी फिगर्स या फिर इस तरह की कमी ही दिखाई देंगे, बट जो इनिशियल जो फिलॉसफी थी कि मार्जिनलाइज्ड वॉइस को आगे लाया जाए और उनकी कहानियाँ सुनी जाएँ लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू, तो उसके अंदर आई थिंक लिटरेरी स्पार्क अपने आप में इतना था उनकी स्टोरीज़ में जो उन्होंने बताई कि बहुत सारे लेखकों के कि वो उस पर कुछ लिखना चाहते हैं या फिर बहुत सारे स्क्रीन राइटर्स या बॉलीवुड के अंदर भी, तो उन्होंने कहा हमें इससे ये एक स्टोरी है तो हम इसको स्टोरी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्क्रीन प्ले में। तो मेरा जो काम है शायद वो स्पार्क, कल्चरल स्पार्क की तरह ज़्यादा काम करता है और उससे काफ़ी सारे नए मीडियम खुल सकते हैं। तो मेरा इस तरह का काम है। बाकी आपने पूछा भी था, इसी का मैं सोच रहा था जब आपने ईमेल पे भी डाला था कि आप उतने नहीं करते लिटरेरी, तो उसका रीज़न ये था कि कल्चर को डिकोड करते हैं तो उसके अंदर उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, हम इस आपके उत्तर के अगले पहलू पर बाद में आएंगे क्योंकि मेरे पास प्रतिप्रश्न है। संस्कृति और कला साहित्य से परे नहीं है और सभी उसी का महत्व है। हम किसी भी माध्यम से अगर पुस्तक संस्कृति को या अपने लेखक समुदाय को समृद्ध करने की दिशा में कोई भी योगदान कर रहे हैं तो वह एक बड़ा काम है। और जो आपकी अभिव्यक्ति है मुझे लगता है कि वह मानस में ज़्यादा समय तक प्रभावित रहती है और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जो दृश्य माध्यम है वह ज़्यादा इसीलिए प्रभावी है कि वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह जाता है। तो आज साहित्य के नए खोजदीप मेरा सबसे पहले तो धन्यवाद मनीषा जी का, जयपुर बुकमार्क का, कि ये मंच हमें मिला। एक बार हिंदी साहित्य के बारे में कुछ चर्चा करें और साहित्य इन जनरल के बारे में भी हम चर्चा कर सकें। तो मेरा काम दो तरह से साहित्य से जुड़ा है। एक तो मेरी अपनी व्यक्तिगत जो पॉडकास्ट है स्टोरी जैम, उसमें मैं हिंदी की कहानियाँ सुनाती हूँ। बड़ा ही सरल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ना मैं उसकी आलोचना करती हूँ ना कुछ। तो वो है, उससे मैं जुड़ी और वो मेरा एक लिंक बना जिसके ज़रिए मैं नई धारा से जुड़ी। और फिर जिस तरह नदी मिलती है समुद्र से और खुल जाता है सारा विस्तार आपके सामने, कुछ इस तरह हुआ व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ। नई धारा, जो लोग परिचित नहीं हैं नई धारा से, हमारी संस्था 75 वर्ष हमारी संस्था ने पिछले वर्ष पूरे किए। 1950 में स्थापित हुई थी और एक बड़ा ही सरल सा उद्देश्य था कि अच्छी हिंदी, अच्छा साहित्य आम आदमी तक पहुंचाया जाए। और आज अगर हम आम आदमी तक साहित्य को पहुंचाने की बात करते हैं तो डिजिटल ही सबसे पहले आपके समक्ष आता है, क्योंकि वो जन जन तक पहुंचता है, आसानी से पहुंचता है और उनकी सुविधा अनुसार उनको मिल जाता है। तो अब नई धारा में पॉडकास्ट भी हम करते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो हमारा मैंडेट कह लीजिए यही है कि जैसे अनुराग ने कहा स्पार्क जगाना है, तो हम अनुराग के कल्चरल स्पार्क से एक कदम और आगे बढ़ के साहित्य का स्पार्क बढ़ाते हैं अपने काम के ज़रिए। बहुत अच्छी बात। अंजुम जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी और JBM और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कि उन्होंने ये विषय रखा। इस विषय को अगर हम देखेंगे, हालांकि जब ये दोनों बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में प्रति प्रश्न ज़्यादा आ रहे थे, जो कि मुझे आज नहीं ही पूछने हैं। हिंदी लिटरेरी पॉडकास्ट, साहित्य के नए खोजदीप, अगर इसका अर्थ की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो अगर आप देखेंगे कि पॉडकास्ट और खोजदीप, बहुत समय लगा हिंदी लिटरेचर को ये समझने में कि पॉडकास्ट भी एक तरीके का माध्यम है जिसमें अपनी बात कही जा सकती है। जबकि इस माध्यम की चर्चा साल 2004 में द गार्जियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था। द गार्जियन के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे बेन हेमर्सले। उन्होंने पहली बार इस शब्द को कॉइन किया था और कहा था कि आने वाली दुनिया पॉडकास्ट की दुनिया होगी।
और पॉडकास्ट जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉड और कास्टिंग। आईपॉड पर एक समय पर कास्टिंग होती थी, उसके बाद ये धीरे धीरे चर्चा में आने लगा और कई जगह पर ऑडियो, और जब ऑडियो बूम पर पहुंचा और धीरे धीरे उसका डाउनफॉल आया तो फिर वीडियो में। हम भी वीडियो के दौर में चल रहे हैं और अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वो ऑडियो की तरफ अब ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो वीडियो से आगे निकल चुका है। हिंदी लिटरेचर को, हिंदी लिटरेरी फील्ड को ये समझने में तकरीबन साल 2004 से लेकर 2020 तक की यात्रा करनी पड़ी, कोविड तक की, जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, पॉडकास्ट के माध्यम से भी अपनी बात कही जा सकती है। इसमें बहुत बड़ा योगदान कभी कभी सूचना और तकनीक क्रांति का भी होता है, क्योंकि साल 2014 के बाद से जब आपके यहाँ 5G कनेक्टिविटी, 4G कनेक्टिविटी आनी शुरू हुई, तब हमें लगा कि नहीं, यूट्यूब और तमाम चैनल्स ऐसे भी हो सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको पता है उद्योगपतियों ने किस तरीके से एक करके सारी चीज़ों को अपने आधिपत्य में लिया और उसके तकनीक की क्रांति हम लोगों ने देखी ही, जिसको हम जियो प्लेटफॉर्म्स और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्य में ख़ास तौर पर सबने अपने कामों की चर्चा की। कविताएं पढ़ी जा रही थी, जो भी पढ़ी जा रही हैं। साहित्य में लोग अपनी किताबों के प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे थे। उसी बीच जो इंटरव्यू सीरीज़ जो मैंने की, और शायद जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया भी गया, संगत, जिसमें 100 लेखकों के इंटरव्यूज़ मैंने किए और जिस संस्था के लिए किए, हिंदवी रेखता फाउंडेशन के लिए, तो तब ये मैंडेट नहीं था कि हम इस तरह से इसको करेंगे कि ये कोई नया काम हम लोग करने जा रहे हैं। तब ये था कि जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं वैसे ही किए जाने चाहिए। लेकिन तभी ये भी समझ में आया कि एक बहुत बड़ा वॉइड है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना ज़रूरी है, और इसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि केवल साहित्यिक दुनिया ही नहीं, वो व्यक्ति भी पढ़े जिसका साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो जानना चाहे किसी लेखक या किसी किताब के बारे में, वो कैसे जाने। तो उसके लिए कुछ फिर धीरे धीरे उसमें मैंने प्रयोग करने शुरू किए, और लेखकों के जीवन और किताबों में उतरने के साथ साथ उन चर्चाओं में भी उतरना हम लोगों ने सुनिश्चित किया जिनके भीतर छोटे मोटे हॉलों में बैठकर तो बात होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बात नहीं होती। मसलन आप ही के दिमाग में ये आ सकता है कि मनीषा जी ने अंजुम को क्यों बुला लिया यहाँ पर, ऐसा क्या किया है। तो ये बात आप जाके कोने में चाय पर तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप मुझसे अगर मंच पर पूछ लें कि ऐसा क्या रिश्ता है, या आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है, या आपको ऐसा क्या चाहिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो आप इस नज़दीक आए और यहाँ पर आके आज आप बैठे हैं। तो इस तरह के सवाल जब डायरेक्टली जो लेखक राजनेताओं से कर रहे थे, लेखक जो सवाल सीधे सीधे सत्ता से कर रहे थे, लेखक एक दूसरे से कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सवाल लेखक ही दूसरे से क्यों करे, क्यों ना लेखकों से भी वो सवाल किए जाए। तो मैंने वो प्रयोग करने की कोशिश की और वो संभवतः सफल रहा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो साहित्य खोजदीप में शायद वो खोजदीप इस तरीके से निकला होगा कि अपने नए तरीके की बातचीत सब ने अपने अपने स्तर पर करना शुरू की। एक अंजुम की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे पॉडकास्टिंग का जो मीडियम है उसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर उतर जाता है वो एक तरह से। स्पेशली जब कोविड का टाइम था तो बहुत मेरे पास मैसेजेस आते थे कि हम आवाज़ें नहीं सुन पाते क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है। तो आपका जो ऑडियो पॉडकास्ट है उसके थ्रू हमें ऐसा लग रहा है हम आपकी बातचीत को सुन पा रहे हैं, तो ये हमें लोनलीनेस में हील कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आप उस पॉडकास्ट में आप जो भी डिस्कस कर रहे हो तो उसका एक पोटेंट नेचर जो है वो आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिटी बिल्डअप के अंदर है। सॉरी नहीं, मैं अनुराग की बात को और आगे बढ़ाती हूँ कि जब 2020 में मैंने स्टोरी जैम शुरू किया था जिसमें मैं सिर्फ एक कहानी सुनाती थी, शायद मैं सिर्फ अपने लिए सुना रही थी क्योंकि वही किसी से बात करने को नहीं है, आपको जो आता है आप वो करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये रिएक्शन आया कि हम हिंदी स्कूल में पढ़ते थे या हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं पर अब किताब कौन ख़रीदे, कहाँ मिलेगी, वो सब बातें। लेकिन वो कहानी सुन के एक बार फिर से भाषा से जुड़ने का उन्हें मौका मिला और शायद वो मुझे उसने प्रोत्साहन भी दिया कि हाँ ये माध्यम हो सकता है, सिर्फ आवाज़, वीडियो भी नहीं, आप मेरा चेहरा नहीं देख रहे, अच्छा ही है, आप सिर्फ कहानी में रम रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पॉडकास्ट एक ऐसा माध्यम बना कि जिसने वापस लोगों को लिखे हुए शब्द से सिर्फ नहीं जोड़ा पर उसके शब्द के सुनने, समझने,
जो किताब करती है कि आप पढ़ते हैं लेकिन इमेजिन आप खुद करते हैं, कल्पना आपकी होती है, शब्द किसी और के होते हैं, आवाज़ आपकी है लेकिन कल्पना फिर किसी और की है। कायदे से तो इस कार्यक्रम का जो संवादकर्ता की और सूत्रधार की भूमिका अंजुम को निभानी चाहिए थी, लेकिन ये दायित्व तो मुझे मनीषा जी ने इसलिए निभाता तो फंस जाते। कौन मैं फंसता? कोई ना कोई तो फंसता है। तीखे सवाल करते नहीं हैं। कोई तीखे India सवाल to नहीं। अब अंजुम इस बात को नहीं, इसलिए नहीं, कह रहे हैं कि क्योंकि गासिप जो से हिंदी साहित्य की गासिप जो हो सकती है और उसकी जो चूहल हो सकती है, जो जैसा शायद मुझे लगता है कि अंजुम का इशारा उस तरफ भी है कि पॉडकास्ट इसलिए ज़्यादा प्रभावी हैं क्योंकि वो रोचक अंदाज में और कुछ ऐसे अंदाज में अपनी बातें अपने श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं जिनको जानना लोग चाहते हैं। मैं टोक रहा हूँ बीच में, माफ़ी चाहूँगा। बहुत बड़ा कारण पॉडकास्ट के सफल होने का किसी भी देश में ये होता है कि जब आप टेलीविज़न पर या आप रेडियो पर बातचीत करते हैं वो बहुत फॉर्मल इन नेचर होती है। पॉडकास्ट हमेशा इनफॉर्मल इन नेचर होता है। पॉडकास्ट से इतर अगर आप टीवी या रेडियो शो में जाएंगे तो आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको 30 मिनट में ही अपनी बातचीत खत्म करनी है। जबकि जब आप ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया पे जब आप पॉडकास्टिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ टाइमलीनेस नहीं है, वहाँ टाइम नहीं है आपके पास। आप चाहें 1 घंटा केवल इसी बात पर बात कर सकते हैं कि माइक कैसे बना था, इस माइक के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। मैं एक दूसरे के जीवन में उतरूंगा ही नहीं, शायद मैं खाने पर ही 1 घंटा चर्चा कर लूँ, उसके बाद मैं एक दूसरे के जीवन में उतरूँ। जो टाइम नहीं है, प्लस ध्यान ये रखा जाता है कि सामने वाले को पसंद क्या आएगा। वहाँ पर संस्थान की या किसी भी व्यक्ति की रुचि से ज़्यादा जो देख रहा है उसकी रुचि पर कभी कभी हम लोग चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसमें एंगल है। और तीसरा, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा क्या बैठे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। फॉर्मल देख देख के एक समय तक दुनिया उकता चुकी थी, उसको लगा कि थोड़ा सा इनफॉर्मल इन नेचर जाते हैं। शायद लोग ये जानना चाहें कि मैं चाय का कप उठाते हुए बातचीत कर सकता हूँ, मैं खाने की टेबल पर बैठ के भी बात कर सकता हूँ, और लोग मुझे देखना चाहते हैं कि मैं रोटी हाथ से तोड़कर खाता हूँ या चम्मच से काट कर खाता हूँ, है ना। इसको मैं दूसरे सेंस में कहना चाह रहा था लेकिन मैं कह नहीं सकता। समझ गया। कोई बात नहीं। अंजुम युवा हैं, बहुत उत्साहित हैं और उन्हें इस बात की छूट दी जानी चाहिए। क्या मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करके एक बात, हाँ, जो आपने कहा ना कि युवा हैं, मैं इधर थोड़ा अपना थोड़ी पुरानी बात करते। हम जैसे लोग जो मीडिया में बहुत समय से काम कर रहे थे, हमारे लिए भी वो सीमाएं बहुत हमें संकुचित करने वाली थी कि आपके पास आधा घंटा है, ब्रॉडकास्ट, अरे काउंटडाउन शुरू हो गया, आप ख़त्म की। तो हम लोगों के लिए भी एक तरह से हमारी क्रिएटिविटी को विस्तार मिला पॉडकास्ट में कि इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। जब तक कॉन्वर्सेशन आपका, जब तक आपकी बातचीत, जितनी लंबी आपकी कहानी है, जितनी लंबी आपकी कविता है, आप सुनाइए, कोई काउंटडाउन नहीं चल रहा। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं? इंटरडिसिप्लिनरी हो सकते हैं अपने नेचर में। नहीं, अनुराग आप भी कुछ उससे दूसरे तरफ जा, हम भी छूट गए उस आपको भी समय मिलना चाहिए। आप हाँ बोलिए। एक हमने लोगों की आंखों को भी आराम दिया है ऑडियो पॉडकास्ट करके। डूम स्क्रॉलिंग से लोग परेशान हो रखे हैं, और ऑडियो पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो लगता है कि आप ये सुना किस तरह से जाता है। अगर आप व्यूअर से पूछो, वो कहेंगे लाइफ के सबसे एम्प्टी जो काम है, सबसे बोरिंग रिडिकुलस काम, जैसे रूम, हाँ, जैसे बेडशीट को फोल्ड करना, या फिर रूम साफ करना, या फिर जिम जाना, या फिर कहीं वॉक करना। तो जो पहले एम्प्टी बोरिंग काम है, उसके ऊपर एक म्यूज़िक और उसकी एक यूटिलिटी तैयार हो गई। पहले ऐसा लगता था कि अब मैं खुद जाता हूँ, मतलब कुछ भी कुकिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वहाँ करता हूँ, तो पहले लगता था यार बोर हो जाऊँ करता। अब लाइक पॉडकास्ट सुनता हूँ तो एक उसकी यूटिलिटी हो गई, एक लाइफ के मंडेन टास्क की, तो वो भी है। नहीं, मैं तो केवल आप लोगों की, चूँकि हमारी सारी बातचीत पहले हिस्से पे केंद्रित हो गई है, लेकिन कुछ तथ्यों की बात करें। भारत में जो पुस्तक व्यवसाय है, साहित्य की अगर हम बात करेंगे, और वह प्रकाशन जगत में प्रभावी ना हो, या पुस्तकों के माध्यम से लोगों के पास न पहुँचे, या सांस्कृतिक रूप से जैसा कि अनुराग जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से न पहुँचे, तो शायद जन जन के बीच नहीं पहुँच सकता। कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक कितनी भी बड़ी कृति लिख ले, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, अगर वह पाठकों तक नहीं पहुँचेगा, तो किसी न किसी माध्यम को चुनना पड़ेगा। और पिछले वर्ष भी मैंने ये बात संभवतः कही थी यहीं जयपुर बुकमार्क में कि तुलसीदास उन पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने दृश्य
और प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम को यह समझा था कि यह अपनी पुस्तक के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। और रामलीला की शुरुआत रामचरितमानस के लिखने के बाद उन्होंने इसी रूप में कराई थी। उन्हें एक पुरस्कार मिला था, अमृतलाल नागर अपनी किताब में लिखते हैं, और उस पुरस्कार की राशि का उपयोग उन्होंने उसके लिए किया था। मेरा अगला प्रश्न, चूँकि हमारे पास सिर्फ 25 मिनट नहीं है, 10 मिनट हमें श्रोताओं को देने हैं जो सवाल पूछेंगे, और 5 मिनट मुझे कहा गया है रैप अप करने के लिए, तो कुल मिला जुला के 11 मिनट मेरे पास हैं, और दूसरा हिस्सा बचा हुआ है। हो जाएगा। तो जो दूसरा हिस्सा है साहित्य के नए खोजदीप। कोविड की बात चल रही थी, मुझे याद आया कि साहित्य तक पर 2019 में मैंने पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम जो बुक कैफे में करता हूँ, सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि मुझे अपने बचपन की स्मृतियों में यह पता था कि जो पुस्तकें मेरे पास पहुँचती हैं या जिनको हम जानते हैं, या तो बुक स्टॉल के चलते पहुँचती हैं या अखबार और पत्र पत्रिकाओं में जो उन पर आधारित एक कॉलम होता था, किताबें मिली, या पुस्तक समीक्षा की। समीक्षा से अधिक किताबें मिली कार्यक्रम में मेरी रुचि होती थी। कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया, तो ये दिमाग में आया कि पहले कोविड में तो सब कुछ बंद था। उस दौरान लोगों को नया नया पता भी नहीं था कि कोविड क्या है। भला तो लोग उत्साहित थे कि 10 दिन बाद खुलेगा और 15 दिन बाद खुलेगा और लोग छुट्टी में करेंगे। उस समय काम कैसे होगा ये भी नहीं पता था। लेकिन जब पहली बार कोविड से थोड़ी छूट मिली और दोबारा जब लॉकडाउन हुआ, तो उस समय तक सीरीज भी चूक गई थी, सीरियल्स भी ख़त्म हो गए थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें और पुस्तकों की चर्चा की जाए। सीमाएं क्या हैं, ये इसकी बात मैं करूँगा। तो मैंने सप्ताह में 5 पुस्तकों की चर्चा एक बार शुरू की। पहला एपिसोड गया और तुरंत प्रकाशकों का एतराज़ आया हमारे पास कि आप जो है सारे प्रकाशकों को मिला दे रहे हैं, हम अपनी पुस्तकें प्रमोट कैसे करें, हम क्यों इसको करें दूसरे प्रकाशक को। तो फिर ये चुनौती मिली कि मैं हर दिन एक किताब करूं। तो जब शुरू किया था तो नहीं पता था, लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 1380 किताबों से अधिक की चर्चा मैं कर चुका हूं। और उस कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूं कि अंग्रेज़ी के बड़े से बड़े साहित्यकार जो भारत में हैं, जिनका भी आप नाम लोगे, जो ऑलरेडी जिनका खुद की किताबों का कारोबार मिलियंस डॉलर में है, जो अपनी रॉयल्टी भी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लेते हैं, वैसे लेखक भी हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आने की कोशिश करते हैं या वो चाहते हैं कि मैं उनकी किताबों की चर्चा कर दूं। मैं कई बार ये प्रतिप्रश्न कर चुका हूं कि साहित्य को तो देखने वाले लोग भी नहीं हैं, 200-400 लोग देखते हैं, आपको हमारे पास आके क्या मिलता है। तो उनका कहना है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर 2 व्यक्ति भी हमें अतिरिक्त मिलते हैं आपके कार्यक्रम से तो उसकी अहमियत है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि हिंदी और अंग्रेज़ी का ये जो विभाजन है कि अंग्रेज़ी की दुनिया और अंग्रेज़ी का साहित्यकार जिस तरह से सोचता है, वह अपने 2 नए पाठक वर्ग तक भी पहुँचने के लिए खुद चलकर हमारे स्टूडियो तक आ सकता है। क्या भारतीय भाषाओं में आप लोग जब अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, क्या भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को भी साहित्य के जो नए खोजदीप हैं वहाँ तक पहुँचने में रुचि है? मैं ये प्रश्न अंजुम से इस शर्त के साथ पूछूंगा कि बहुत संक्षेप में उत्तर देंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस दौरान अंजुम संगत कर रहे थे, हिंदी साहित्य जगत का सारा साहित्यिक वर्ग इनको साहित्य के शाहरुख खान की रूप में देख रहा था और चाह रहा था कि ये मुझसे बात करें। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और फिर प्रश्न दोहरा दीजिए सर। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों में भी साहित्य के नए खोजदीप जो हैं उनके प्रति वही उत्साह है जो अंग्रेजी के लेखकों और साहित्यकारों में नए माध्यमों के प्रति है? ठीक, 5 मिनट का रैप अप टाइम आप ले चुके हैं आप, तो अब 22 मिनट पे आया है, तो हम 2-2 मिनट से हम लोग लेंगे। नहीं अभी 12 मिनट है। भारतीय भाषाओं के भीतर उस तरह की हलचल है या नहीं जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी में है साहित्य के नए खोजदीप के प्रति? बिल्कुल है। चूंकि हम तक वो बात नहीं पहुंच रही है इसलिए हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। अगर आप जाकर देखेंगे साउथ इंडिया में तो एक कुट्टी नाथ स्वामी करके एक लड़के हैं, के नाथ स्वामी उनका नाम है,
वो इतना सुंदर पॉडकास्ट करते हैं और वो इसी तरह से लेखकों के कन्नड़ और अन्य भाषाओं में वो लगातार संवाद कर रहे हैं। निसंदेह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इस तरीके का, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इस तरीके का कुछ ना कुछ हो रहा होगा। चूँकि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं इसलिए हमको नहीं पता होगा। और जो संज्ञा आपने मुझे दी, हो सकता है वहाँ पर जो नए लड़के या नए लड़कियाँ काम कर रहे हैं उनके भीतर भी उसी तरीके का उत्साह हो। सवाल यहाँ पर यह होना चाहिए कि नए लोगों के भीतर इस तरह का उत्साह पैदा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि प्रिंट की किताबें अभी भी लगातार बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, कम बिक रही हैं, और डिजिटल माध्यम के क्या वो डिजिटल माध्यम के जरिए बिक रही हैं इसलिए प्रकाशक आपके पास आ रहे हैं? क्या प्रिंट में इतना लोगों के पास टाइम स्पैन नहीं बचा है, अटेंशन स्पैन, कि मैं उनकी समरी करके आपको बता रहा हूं? तो सवाल यहाँ पर यह होना चाहिए कि पूरे भारतीय या पूरे वैश्विक साहित्य में रीडेबिलिटी और पॉडकास्ट के बीच का क्या संबंध है? और मुझे लगता है वो संबंध वाकई में बहुत गहरा है, क्योंकि अगर नए माध्यम के जरिए किताबों की बात हो रही है, नए बच्चे उस बात को सुन रहे हैं, और नए बच्चे अगर किसी माध्यम के जरिए किताबों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, भले ही वो व्यूज़ लेने के लिए बना रहे हो। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने निर्मल वर्मा, कितने लोगों ने विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा होगा, लेकिन अगर वो लोग मानव कौल को पढ़कर वापस निर्मल वर्मा की तरफ जा रहे हैं और विनोद कुमार शुक्ल की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत संतुष्टिजनक बात है कि वो विनोद कुमार शुक्ल को मानव कौल के द्वारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत संतुष्टिजनक बात है अगर अनुराग मानस वर्मा भारतीय भाषाओं के साहित्य की बात करते हैं और वो कहते हैं कि शोभा डे की किताब आपको पढ़नी चाहिए, इनकी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, या उनकी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, या आपको भालचंद नेमाड़े की किताब पढ़नी चाहिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं अंग्रेज़ी और मराठी भाषाओं की किताबों के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर नई धारा ये बात मुझे बताती है कि नॉर्थ ईस्टर्न की शॉर्ट स्टोरीज़ आई हैं और उनको इस लेखक ने लिखा है, या सामने हमारे सुजाता शिवन बैठी हैं, उड़िया से हिंदी में बहुत शानदार अनुवाद करती हैं, आज सम्मान भी उनको घोषित हुआ है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि उड़िया भाषा मेरे पास हिंदी में चल कर आ रही है और मैं हिंदी माध्यम में उसको पढ़कर ये बता रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के जरिए कि भारतीय भाषाओं में इस तरह का काम भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जिस मूल भाषा का व्यक्ति हूँ उस मूल भाषा तक मेरे पास वो जानकारी पहुँचे, और वो पहुँचेगी इसी डिजिटल माध्यमों के जरिए। एक और मिसाल देके अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। हर हफ्ते इधर एक तरीके का एक बुक रिकमेंडेशंस का एक मैं वीडियो इधर कर रहा हूँ, जिसमें 3 मिनट का वो कार्यक्रम होता है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 किताबों के बारे में बताया जाता है। कोशिश ये रहती है कि अंग्रेज़ी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इनके सारी किताबों के बारे में आपको जानकारी मिले, या फिर दूसरी भाषाओं की अगर वो किताब है तो वो क्या हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है इसकी जानकारी मिले। तो साहित्यकार नए खोजदीप अगर अपने लिटरेरी पॉडकास्ट के ज़रिए किताबों की बात कर रहे हैं और पूरे भारत को और दुनिया को समेट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आश्वस्तिजनक समय है। मुझे लगता नहीं कि आपने सवाल में कोई परिवर्तन किया। आपने उत्तर में सारी बातें वही कही जो मैंने प्रश्न पूछा था। जहाँ तक डिजिटल माध्यम के प्रभाव की बात है, तो पूरी दुनिया में जो पुस्तकों का कारोबार है, बड़े दुख की बात है कि अब भी हमारा योगदान केवल 1.8% है। तो इस विषय पर हालांकि मेरा अगला प्रश्न होता है कि पॉडकास्ट की सीमाएं इतनी संकुचित क्यों हैं अभी भी, तमाम प्रयासों के बावजूद। भारतीय संदर्भों में आप कह सकते हैं कि हमने बहुत विलम्ब से शुरू किया, मैं दूंगा एक बार, लेकिन ये मेरे पास हाँ, है इसका जवाब है। तो आप जी, तो साहित्य के नए खोजदीप, साहित्य के मेरा क्या क्या माध्यम हो सकते हैं और अभी हम लोग कहाँ सीमित हैं? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा उम्र का भी तकाजा है। मुझे लगता है कि किसी काम को बहुत जल्दी हम कर लेंगे ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमने अब शुरू किया, आज से मैं हमेशा किताबों के बारे में ये कहती आई हूँ कि टेलीविज़न आया, सिनेमा आया, रेडियो आया, इंटरनेट आया, किताबें वहीं की वहीं हैं। हम फिर भी किताबों की तरफ जाते हैं, जब दिल टूटता है तब भी किताबों की तरफ जाते हैं, जब खुशी मिलती है तब भी जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसे भी वही छोटी छोटी किताबें निकाल के सुनाते पढ़ाते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है। क्या हम कर पा रहे हैं? हम आज जितने तरीके से अपने पाठक वर्ग के साथ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ जुड़ पा रहे हैं, वो आज से पहले संभव नहीं था। जब किसी को पढ़ना होता था तो वो या तो स्कूल की तरफ देखता था कि टीचर कुछ बता दे,
या माँ बाप अगर उसकी किस्मत अच्छी और माँ बाप पढ़ने वाले हैं, किताबों से उनका नाता है, तो वो संस्कार पढ़ने का दे देंगे। अब बच्चा स्क्रॉल भी करता है तो उसको कुछ, अगर वो वैसी कल्पनाशीलता रखता है, वैसी सोच रखता है, कोई युवा है, बच्चा है, उसको मिल जाता है और फिर वो जुड़ जाता है। और जब वो एक बार जुड़ जाता है, जैसे अंजुम ने कहा, जब एक बार जुड़ जाता है, जब वापस कोई नहीं जाता। एक बार आपको किताबें पढ़ने का चस्का लग गया तो ये सबसे बड़ा नशा है। फिर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। तो हड़बड़ी कोई नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो फिर ख़रीदेंगे भी, और पब्लिशर्स भी अपना स्वरूप बदलेंगे। वो किताब को सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है कि लेखक, फिर वो प्रकाशक के पास गया, उसने छापी, फिर वो मार्केटिंग में गया, फिर वो बिकी कि नहीं बिकी, फिर वो नंबर्स, वो ये सब तामझाम टूट जाएगा। जैसे ब्रॉडकास्ट टूट गया, वो ब्रॉडकास्ट का मतलब अब रहा ही नहीं जिस पे हम सब पले बढ़े हैं। तो हम उसको उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से देखना हमें छोड़ना पड़ेगा। तो साहित्य पॉडकास्ट में भी जिएगा, सोशल मीडिया पे भी जिएगा, फिल्मों तक भी जाएगा, रेडियो में भी जाएगा, और हमें ये मानना पड़ेगा गीतों में भी जाएगा, लोक संगीत में भी वापस आएगा। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव खोल के देखना पड़ेगा कि क्या असर हुआ। अगर हम सिर्फ गिनते रहेंगे, नंबर और डेटा खोजते रहेंगे, तो हम हारेंगे। अनुराग, आई थिंक इसी पे मैं एक्सटेंड कर दूँ इसी पॉइंट पे। तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में साहित्य हर जगह पे है, लेकिन इसके अंदर भी एक फिलोसोफर हैं, कैनेडियन फिलोसोफर थे, जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोला था, मीडियम इज़ द मैसेज। तो हर मीडियम का, मार्शल मैकलुहान, तो उन्होंने बोला था कि हर मीडियम का अपना एक यूटिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम चीज़ की अगर रील बनाऊँ तो हो सकता है उसको बहुत लोग देखें, लेकिन हो सकता है कि उसका कन्वर्जन रेट, जो लोग पुस्तक खरीदें, वो कम हो सकता है। लेकिन पॉडकास्ट के सिंस जो व्यूअर हैं, लिसनर हैं, वो इतने स्ट्रांगली कमिटेड हैं आपसे कि उसमें आपकी जो कन्वर्जन रेट है बुक खरीदने की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए आप बोल रहे थे कि इंग्लिश के जो ऑथर थे वो बोल रहे हैं कि 2 लोग भी देखें, तो क्योंकि वो समझते हैं कि पॉडकास्टिंग की वो रीच किस तरह की होती है। और मेरे पास भी पर्सनली डेली बेसिस पे पब्लिशर से, राइटर्स से, मतलब बहुत जगहों से इस तरह के मैसेज आते हैं कि वो प्रमोट करना है पॉडकास्ट पे। तो पॉडकास्ट एज अ मीडियम ऑफ प्रमोशन किसी भी तरह की लिटरेचर बुक का, आई थिंक वो सबसे इस वक्त का मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। अगर मैं दूसरा इसमें ऐड कर दूं तो शायद सबस्टैक उसमें वो भी हो सकता है। सबस्टैक पे आप आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी भी रीडरशिप न्यूज़लेटर के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक मीडियम का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि किस मीडियम के थ्रू आप वो बात बोल रहे हैं। हर मीडियम से वो सेम रिजल्ट शायद अचीव नहीं किए जा सकते सोशल मीडिया के थ्रू। और सबसे डायरेक्ट है। हम B2B बात करते हैं, B2C बात करते हैं, यहाँ तो ऑथर टू कंज्यूमर सीधा है। एक चीज़ जो अनुराग ने कही, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कन्वर्जन रेट की बात एकदम दुरुस्त है, क्योंकि आपकी रील्स पर एक किताब के व्यूज़ आ रहे हैं 12 लाख, लेकिन किताब बिक रही है 1200, है ना। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपने सीमा की बात कही कि क्या सीमाएं हो सकती हैं, तो सीमाएं यहाँ पॉडकास्ट की नहीं है। नहीं, सीमा की बात नहीं, मैं अवसर की बात कर रहा हूँ। और भी क्या माध्यम हो सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है कि साहित्य के खोजदीप जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे पॉडकास्ट एक मीडियम तक, हम एक माध्यम तक पहुंच चुके हैं। हम प्रचार प्रसार के लिए जो चारों बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने स्तर से जितना भी संभव है हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारा माध्यम है, जो हमें प्रमोट करने के लिए, यानी जो लेखक हैं और जो प्रकाशक हैं, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, तो मैंने पहली बार जब किसी को कहा कि मुझे किताबें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी बिल्डिंग में तो 6 किताबें जाती हैं, अब क्या मैं 7वीं भेजना शुरू कर दूं? हमारी सीमाएं जानिए। आज के समय में मेरे पास किताबें रखने की कोई जगह नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए हो, आपको पता है। कहने का आशय ये है कि अगर आप लगातार कोई काम कर रहे हैं तो उसकी अहमियत है। तो निश्चित रूप से हमारे जो माध्यम हैं उनकी अहमियत है, लेकिन जहाँ पे प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त मनीषा चौधरी जी की जो दृष्टि रही होगी साहित्य के नए खोजदीप, मुझे लगता है कि कम से कम हम एक बिंदु पर अवश्य पहुंचने की कोशिश करें कि पॉडकास्ट के बाद अब क्या। हम जो माध्यम बना रहे हैं, जो लंबी चर्चाएं हम लगातार करते हैं, किताबों के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लगातार स्वरूप बदल रहा है। आज का युवा कई तरह का वर्ग है, वहाँ जो स्टार है वो है जो पॉपुलर है। उसके लिए एक शायद मैं कहता हूँ साहित्यिक रूप से समृद्ध कवि या गीतकार जो न भी हो,
वो अपने को युग कवि के रूप में स्थापित करता है। तो हो सकता है कि उस माध्यम में युग कवि वही हों, लेकिन युग कवि तो वाल्मीकि और तुलसी हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, सूर हो सकते हैं, जिनको सदियां बीत जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। तो अंततः जो कंटेंट है, मेरा ये मानना है कि जो साहित्य का के नए खोजदीप पर जब हम बात कर रहे हैं, तो मेरा ये जानने का प्रयास मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न होगा, मैं अब समय सीमा का अतिक्रमण कर रहा हूँ अपने। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम लोगों के पास कोई और भी संभावना है, हम इसमें जो काम अपना कर रहे हैं उसमें और भी कुछ आगे बढ़ने की हमारे पास संभावना है, या हम उस सेचुरेशन पर हम भी पहुंचने जा रहे हैं कि जैसे दूसरे माध्यम बदल गए, अब अगला माध्यम भी बदलता जाएगा? क्या नए खोजदीप हमारे पास अभी हैं? जयप्रकाश जी, इस समय भारत में तकरीबन 50 करोड़ के आसपास लोग सोशल मीडिया पर हैं, है ना। ये स्टैटिस्टा का जो 2025 का डेटा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसमें तकरीबन 65% युवा हैं, और 65% युवा में से केवल 10 से 15% युवा फेसबुक पर हैं। तकरीबन 40% उस 65% में से इंस्टाग्राम पर है, और बाकी सब स्नैपचैट पर हैं। स्नैपचैट पर तो प्रमोशन नहीं हो सकता, अभी तक तो कोई ऐसा जरिया नहीं निकला है, क्योंकि 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है जो कि डिलीट भी हो जाती है। इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे जनता आ रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि हम किस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। अगर आपकी लिखावट अगर युवाओं के प्रति आकर्षित कर रही है युवाओं को, तब तो आपका मीडियम फेसबुक से या ट्विटर से बदल के इंस्टाग्राम की तरफ चला जाएगा। ऑडियो में दिलचस्पी अभी धीरे धीरे लोगों की कम होना शुरू हुई है, ऐसा डेटा बताता भी है। नया माध्यम कोई आएगा या नहीं आएगा अभी नहीं पता। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, AI ड्रिवन क्या हो सकता है हमको नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो इन्होंने कहा हम B2C जा रहे हैं सीधे सीधे, ये एकदम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, जिसमें प्रकाशक के बाद सीधे इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर के बाद सीधे पाठक। आप चाहें तो खुद भी प्रकाशक के बाद लेखक खुद तरह तरह के प्रयास करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं उसी के लिए बैठे हैं, तरह तरह की चीज़ों के प्रमोशन के लिए। यहाँ किताबें लॉन्च हो रही हैं, लेकिन किताबें कन्वर्ट कितनी हो रही हैं? तो माध्यम क्या ये फेल हो गया? नहीं, इस माध्यम की अपनी महत्ता है। यानी हम दूसरे माध्यम की तरफ जाएंगे, और हर माध्यम की तरफ जा रहे हैं। किसी माध्यम में कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, किसी का कम है। बात है कि नज़र में क्या आ रहा है, जो नज़र में आ रहा है वही उसकी सफलता है, और सफलता का पैमाना सबका अलग अलग हम लोगों ने माप भी रखा है। आप मैं फिर जो अंजुम कह रहे हैं उसको उल्टा करके दूसरी दृष्टि से देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम मैट्रिक्स गिनते रहेंगे, हम कितना बिका, कितने लोगों ने देखा, पर जहाँ मुझे हीरा दिखता है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, वो हीरा मुझे दिखता है जो हमारे पास है। आज नई धारा के चैनल पे शिवमंगल सिंह सुमन की कविता वायरल हो चुकी है। नरेश सक्सेना की कविता पे आज सुबह का कुछ बड़ा ही बिजार सा नंबर था, जो उसके ज़ीरो में पीछे से गिन नहीं पाई, मैं देख रही थी। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी जायदाद है, इतनी खदान है हमारे पास। अगर हम सिर्फ नंबर गिनते रह जाएंगे ना, तो फिर हम नंबर ही गिनते रह जाएंगे। अभी हमारे पास इस खोजदीप को इस्तेमाल करके कितना कुछ है दिखाने को, शेयर करने को, अनंत सागर है हमारे पीछे। तो हम डेटा को तो देखें, जिस तरह बिजनेस में देखना भी चाहिए, पर साथ में हम ये याद रखें कि हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे, हमारे पास बहुत कुछ है। तो नई किताबें बेचें, नए ऑथर्स आएँ, नया लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जाए। नई धारा खुद नई आवाज़ें प्रतियोगिता करता है, और हर साल उसमें नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत कुछ हमारे पास है, एक लेगेसी है, उसको इस नए माध्यम को यूज़ करते हुए फिर से पहुंचाएंगे लोगों के पास, युवाओं के पास, नए पाठकों के पास, तो हम समृद्ध हैं। और अगर हम सिर्फ नंबर गिनेंगे तो हम कहते रहेंगे कि इतने थे पर बिके तो इतने ही, वो गैप रहेगा हमेशा। अनुराग, बस क्विकली मैं कर दूं तो जिसके अंदर आपने कहा कि आपका क्वेश्चन था इनिशियली, और नए माध्यम क्या हो सकते हैं, नई संभावनाएं क्या हो सकती हैं, हम क्या कर सकते जी, हैं? क्योंकि मुझे लगता हाँ, है कि हम लोगों में सबसे अधिक प्रयोग, हम तीनों बहुत कोर ध्रुव साहित्य के हैं, लेकिन आप नए माध्यमों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास बहुत युवाओं का बड़ा प्रशंसक वर्ग है। तो उस पीढ़ी का मानस क्या है, और आप उसमें क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं? बस तो हमारे पास 1.5 मिनट आपके लिए है। तो इसके अंदर एक इसका भी कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिदम की रेजिस्टेंस का भी एक इसमें आइडिया है कि हम जो चाहें हम तो कर सकते हैं,
बट क्या हमें एल्गोरिदम करने देगी या फिर एल्गोरिदमिक रिवॉर्ड उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोज थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करके चलना पड़ता है। जैसे कि अंजुम ने बोला कि ऑडियो पॉडकास्ट का स्लो डाउन हो रहा है, तो अगर आप ये मतलब आपके दिमाग में तो आ गया ना कि आई हैव टू नाउ एक्सप्लोर समथिंग एल्स। ये होता ही है, अगर किसी का लिटरेरी पॉडकास्ट नहीं चल रहा है जी। और उसको पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ डालूं जिससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होके आएगा, तो मैं हाथ क्यों डालूं? तो आप एक पॉपुलर फिर बोरिंग राइटर को ले आएंगे कि थोड़ा सा आप खींच कैसे लेके आएंगे? आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो कि आपको साहित्यिक पॉडकास्ट से डिरेल कर देगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको वो कर दूं कि मुझे जो पर्सनली लगता है कि नेक्स्ट मीडियम क्या होगा, रीडरशिप, जो मुझे लग रहा है अभी इंटरनेट जो कल्चर में फॉलो कर रहा हूँ, फॉर मी दैट इज़ द न्यूज़लेटर। कि न्यूज़लेटर के थ्रू आप एक डायरेक्ट कनेक्शन बैठा सकते हो और इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में शुरू हो गई बढ़ना। विदेशों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में आई थिंक दिस वुड बी द नेक्स्ट ट्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं दर्शकों के पास पहुंचता हूं, क्योंकि हम जी, आप अपना नाम बताएंगे और सिर्फ प्रश्न पूछेंगे। किससे आपका प्रश्न है ये भी कृपया अगर कोई माइक पहुंचा सके। जी आपको दें, मैम को दें, आप दोनों पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो ही हाथ, अभी समय है। बहुत अच्छा डिस्कशन था आपका। मुझे कोई भी आंसर करेगा तो चलेगा। एक्चुअली मेरा ये प्रश्न है कि एक पॉडकास्ट में ज़्यादातर आज हम लोग सोचते हैं कि ये नैरेटिव कुछ बाहर से फोर्स है उसके ऊपर, जब ये हम सोचते हैं तो मुझे ये पूछना है कि एक पॉडकास्ट जब आप चूज़ करते हो तो उसके पीछे कोई दूसरा एक्सटर्नल कोई इम्पैक्ट है, या जो जिसका पॉडकास्ट है वो इन्फ्लुएंसर है या नहीं है, वो है, या वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, या वो सब्जेक्ट के बाद जो लोगों में परिवर्तन आएगा या जो इम्पैक्ट होगा वो आपका आउटलुक होगा। जी धन्यवाद। वो प्रश्न है कि आप खुद चुनते हैं या आप इन्फ्लुएंसर किसी से प्रभावित होते हैं? मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कहानी पढ़ती हूँ मेरी अपनी व्यक्तिगत पॉडकास्ट में। तो उसमें इन्फ्लुएंस सिर्फ मेरे अपने चयन की है। जिस कविता ने मुझसे कुछ कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ। दूसरा, नई धारा में जो हम काम करते हैं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, अच्छा साहित्य। अब वो अच्छा साहित्य माने पढ़ के जिसको एक वो अननोन सी फीलिंग जागती है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर वो बोल रहा है कुछ तो उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। अनुराग, मैं चाहूँगा हर आदमी जी, कोई नहीं, बहुत हाँ, एक प्रश्न और है भी बच्चा। पॉपुलैरिटी का तो इतना कुछ मैट्रिक्स मेरे पॉडकास्ट पे एटलीस्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर गेस्ट का मैट्रिक्स नहीं, बट ये है कि कुछ जो टॉपिक है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो कंटेम्पररीनेस पे उसका कुछ ना कुछ उस पर डिस्कशन हो। तो समटाइम अगर वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में और लोग सोच रहे हैं, आप उस पर नया टेक दे दो, देन ऑल्सो यू कैन रीच टू मोर पीपल। अंजुम, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिस संस्थान में ये काम करती है फाइनेंशियली बहुत साउंड है, पहली बात। जिस संस्थान के लिए मैंने काम किया था फाइनेंशियली बहुत साउंड है, तो व्यूज़ मेरे लिए मायने नहीं रखेंगे। मेरे लिए मायने रखेगा कि मैं क्या आर्काइव आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ और वो मेरी रोजी रोटी है, तो मैं एक पॉडकास्ट अपनी पसंद का बनाऊँगा, लेकिन 4 आपकी पसंद का बनाऊँगा ताकि आप उसको देखें। इससे मेरी जो क्रिएटिव भूख है वो भी शांत होगी और मेरा घर भी चलेगा। तो सारी बातें आती हैं। जी मैं समझता हूँ आपके पास आपके प्रश्न का उत्तर। भूख तो शांत होगी बट पेट भी खराब होगा। प्लीज, आपने कहा था, हाँ ठीक है, आप प्रभात भी पूछना चाहते हैं? हेलो, हाय, माय नेम इज़ प्रेरणा, मैं टाइम्स ग्रुप से हूँ। मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आप लोगों पे मैं कमेंट चाह रही थी कि अगर हम हिंदी पॉडकास्ट को देखें, सो बिफोर पैंडमिक लॉट ऑफ पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग जो नीलेश मिश्रा कर रहे थे कि कहानियाँ, वो कहानी एक्सप्रेस हो गया जियो सावन के साथ। उसके बाद पॉडकास्ट आफ्टर पैंडमिक बहुत अलग तरीके से चेंज हुआ है। समथिंग एज सिंपल एज अभी जैसे 3 ताल बाय आज तक रेडियो, जो खुद को बोलता है थेरेप्यूटिक बुलशिट। सो माय क्वेश्चन इज़ कि हिंदी पॉडकास्ट इन्हीं 2 स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं सिमट गया है, या फिर देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ देयर कुछ और क्रिएटिव, कुछ और नया करने की, या इन्हीं 2 के शटल होता रहेगा इन दोनों के बीच में? सबसे पहली बात तो पॉडकास्ट एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है।
पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और अब तो नई जनरेशन सिर्फ वीडियो को पॉडकास्ट मान रही है, जबकि मैं ऑडियो को पॉडकास्ट मानती हूँ। तो पहली बात तो ये, कंटेंट और फॉर्म दो चीज़ होती हैं। जहाँ तक नई धारा का जो हम काम करते हैं या कर रहे हैं और सोशल मीडिया चैनल्स पे, पॉडकास्ट पे, जो हमारा कंटेंट है वो डिटरमिन करेगा कि हमारा फॉर्म क्या होगा। क्या उसको एक साक्षात्कार होना चाहिए, क्या उसे सिर्फ पढ़ा जाना चाहिए, क्या उसके पढ़ने के साथ एक वीडियो भी होना चाहिए, क्या उस वीडियो के अंत में क्वेश्चन होना चाहिए। तो हम हर वक्त एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है और उसको जनता तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है। मुझे लगता है आपके जो प्रश्न है, दरअसल आपने दो उल्लेख किया, दो अलग अलग पॉडकास्ट की बात की आपने, दोनों का नेचर अलग है। पहले में एक काम किया जा रहा था, साहित्य को, कहानियों को अपनी आवाज़ के हिसाब से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, वो एक नया वर्ग था। जब दूसरे जिस कार्यक्रम का आपने उल्लेख किया वो ऑलरेडी एक मार्केट बन चुका था, एक पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, वहाँ लोकप्रियता कैसे हासिल की जा सकती है या क्या कुछ किया जाना चाहिए नई पीढ़ी के लिए, जो जेन जी जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बातों में अपनी बातों को जान पाएगी, ये उद्देश्य था। लेकिन मुझे लगता है कि कई माध्यम हैं, अब व्यवसाय के तौर पर बाकायदा गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। लेखक भी उसका महत्व जानते हैं, प्रकाशक भी उनका महत्व जानते हैं। सिर्फ 59 सेकंड बचे हैं, कोई एक प्रश्न पूछ सकता है, वहाँ आपको दीजिए। और एक उसमें बात बस जोड़ दूँ, ये आपने जो सवाल किया ये भी डिपेंड करता है। आपने कहा नए पॉडकास्ट कैसे होंगे, जब आप इन सारे बहुत ब्रेन रॉट वाले पॉडकास्ट से जब आप परेशान हो चुके थे, तभी उस बीच निखिल कामत का पॉडकास्ट आता है जो आपको उस कंटेंट की उस ऊंचाई पर लेके जा रहा है जहां पर आप वो चीज़ें सुनना चाहते हैं जो अब तक नहीं आई थी। फॉर एग्जाम्पल, सब पॉडकास्ट होते हैं, लिटरेचर का नहीं हो रहा था, लिटरेचर का आया, फिर आपने देखा कि उद्योगपतियों का नहीं हो रहा है, मार्क जकरबर्ग से कोई बात नहीं कर रहा है, आपने देखा कि बेनी गोयल से कोई वगैरह वगैरह जितने नाम ले सकते हैं, वहां से आपको नई तरीके की, तो जिस एरिया में वॉइड क्रिएट होगा, अगर आप उस वॉइड को पकड़ ले तो आप शायद ज़्यादा सफल हो पाएंगे उस समय पर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। आप पूछ सकती हैं बस। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम अनुभा। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे हमने कोविड के बारे में बात की, मैंने कोविड में अपने बच्चों को आकाशवाणी पे हवा महल और ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कहीं ना कहीं हिंदी से रिलेटेड थे दिखाने की कोशिश, मतलब सुनाने की कोशिश की। तो वो एक 15 मिनट्स का ड्यूरेशन उनको कहीं ना कहीं डेली लिंक पे लिंक वो उनको नहीं समझ में आता कि इट्स अ डेली थिंग। अगर आप डेली सोप्स देखते हैं, वो देखते हैं, तो उस पर भी सुन सकते हैं। तो क्या पॉडकास्ट का ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं लल्लन टॉप पे आमिर खान बैठ के 5 घंटे का पॉडकास्ट कराते हैं, कहीं 34 मिनट्स में ही आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आप उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लेते हैं। और बच्चों को भी आप कहीं ना कहीं मतलब दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना चाहें तो अच्छी तरह से उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं। समय पूरा हो चुका है, बस तो मैं एक मिनट में जवाब देती हूँ कि वही जो पिछला जवाब था वही, कि कंटेंट और फॉर्म, इसका समावेश। हमने बच्चों के लिए पॉडकास्ट बनाई, कहानी ट्रेन, उसमें हमने अपनी लंबी से लंबी कहानी 4 मिनट के से कम रखी, क्योंकि बच्चा वो सुनता है और फिर बच्चे आते थे अगली कहानी सुनने, अगले दिन फिर आते थे, तो हर बार वो थोड़ा उसको। बहुत बहुत आभार अंजुम शर्मा जी, अनुराग माइनस वर्मा और आरती जैन जी का, और मनीषा जी अभी हैं, मुझे लगता